नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो सीटेट एग्ज़ाम है वो 5 जुलाई को होने वाली है। अभी तक कोई सी ऐसी अपडेट नहीं आई है जो कि बता सके कि 5 जुलाई को एग्ज़ाम नहीं होगी। तो आपको यही मान के चलना है कि 5 जुलाई को एग्ज़ाम होगी और जो तैयारी आपकी अभी चल रही है उसी तैयारी के साथ आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम नहीं होगी 5 जुलाई को, यहाँ पर अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है। तो उसी के अनुसार हमें यहाँ पर तैयारी करना है और उसी को देखते हुए यहाँ पर मैं सीटेट रिवीजन टाइम लेकर आया हूं। इसमें आपको क्या मिलेगा, 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे जिससे कि आपकी टाइम की बचत होगी। चारों विकल्पों को मैंने छोड़ दिया है, जो राइट आंसर है उसी को लिया है। 1 लाइनर क्वेश्चन बनेंगे जिसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको हर वीडियो में एक चैप्टर मिलेगा, जिसमें चाहे वो पर्यावरण का हो, बाल विकास का हो, हिंदी का हो या फिर अन्य सब्जेक्ट का हो। सबसे पहले मैंने लिया है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन का, जिसमें आपको परिवार एवं मित्र के 75 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको परिवार एवं मित्र से संबंधित जितने भी प्रश्न मिलते हैं उन सभी प्रश्नों का संग्रह किया है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यहाँ पर आपका रिवीजन होने वाला है। तो अंत में हमें जरूर बताएगा कि जो आज का वीडियो है आपको कैसा लगा। और भी इसी तरीके से आपको यदि वीडियो चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। जितनी जल्दी होंगे हम वो वीडियो आपके साथ लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप्स को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 1 या 2 दिन में यहाँ PDF देखने को उसी ऐप में मिलेगी, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप वहाँ पर भी जाकर आपका रिवीजन कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप से आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है परिवार एवं मित्र का। परिवार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? आपको बताना है जो परिवार शब्द की उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है। तो ये हुई है लैटिन भाषा से। अब लैटिन भाषा से कौन से शब्द से हुई है? तो यहाँ पर देखिए फेमुलस शब्द से हुई है। 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों ही आपको एक ही प्रश्न में कवर हो रहे हैं। परिवार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से हुई है। दूसरा प्रश्न है परिवार कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, साधारणतः पूछें कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं तो आपको 2 लगा कर आना है। यदि और किसी अलग टाइप से पूछे जिसके बारे में आगे बताऊंगा तो आपको उसी प्रकार से आंसर लगा के आना है। यहाँ पर पूछा गया है परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एकल परिवार होता है और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि परिवार की विशेषताएं, यहाँ पर आपको सभी परिवार की विशेषताएं मिलेंगी। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम में कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है, जिसमें आपको 4 विकल्प दे देते हैं और एक विकल्प ऐसा होता है जो कि परिवार की विशेषता नहीं होता है। जब आपको सभी विशेषताएं नहीं पता होगी तो आप वहाँ पर कन्फ्यूजन होंगे और गलत करके आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 12 विशेषताएं ली है जो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर आप 12 विशेषताओं को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सदस्यों का उत्तरदायित्व, भावात्मक आधार, परिवार एक स्थायी और अस्थायी संस्था है, सार्वभौमिकता, सीमित आकार, रचनात्मक प्रभाव, सामाजिक नियंत्रण, वंश नाम की एक व्यवस्था, विवाह एवं यौन संबंध, प्रजनन और आर्थिक बंधन। ये 12 विशेषताएं दोस्तों परिवार की। इन 12 विशेषताओं को आपको अच्छे से याद कर लेना है। जब आप फ्री हो तब हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको ये PDF के तौर पर मिल जाएगी, जहां पर आप एक बार और अच्छे से पढ़ सकते हैं। जितनी बार चाहे आप वहां पर हमारे ऐप्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये 12 विशेषताओं को आपको अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न है हमारा, एकल परिवार से तात्पर्य या फिर एकल परिवार किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा जो एकल परिवार होता है उसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं और उसे ही एकल परिवार कहते हैं। अब बात आती है कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? तो यहाँ पर संयुक्त परिवार के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त परिवार जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माता पिता और बच्चे रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ किसने कहा कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है? यहाँ पर आपको बताना है किसने कहा ये कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है। तो ये कहा था KM कपाड़िया ने। सभी दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इन सभी को याद कर लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा? तो ये कहा था मैक्स मुलर ने। याद रखिएगा, संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा मैक्स मुलर ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 8वां,
किसके अनुसार परिवार को संक्षेप में एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके सदस्य रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं? किसके अनुसार? तो ये विल्स तथा हाइजर के अनुसार परिवार को संक्षेप में एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे सदस्य रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो याद रखिएगा, विल्स तथा हाइजर के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है, इसका आकार छोटा होता है और बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है? किसके अनुसार या फिर किसने कहा? तो ये कहा मैकाइवर पेज ने। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न सीटीएट एग्जाम में पूछे जाते हैं किसके अनुसार, तो वहाँ पर आपको परिभाषाएं दे दी जाएगी और उसके बारे में पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, ये किसके अनुसार या फिर किसने कहा, तो ये मैकाइवर पेज के द्वारा कहा गया। तो यहाँ पर जो मैकाइवर पेज है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गोद लिया हुआ बच्चा किस परिवार का सदस्य माना जाता है? तो ये माना जाता है गोद लिए हुए परिवार का। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह क्या है? तो यहाँ पर विवाह संस्कार है। हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह संस्कार है। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार की परिवार विश्व के सभी समाजों में पाए जाते हैं? तो ये नाभिक या फिर एकांकी परिवार कह सकते हैं। इसी प्रकार की परिवार विश्व के सभी समाजों में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं? तो यहाँ पर यह क्लियर के अनुसार माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी अच्छे प्रश्न हैं तो सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, किसके अनुसार परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से मिलकर बना एक सामाजिक संगठन है? तो ये इलियट तथा मेरिल के अनुसार परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से मिलकर बना एक सामाजिक संगठन है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? तो आप सभी को पता है, जो लड़के की आयु होती है वो 21 वर्ष होती है और लड़कियों की जो आयु होती है वो 18 वर्ष होती है, विवाह योग्य न्यूनतम आयु। चलिए अगला प्रश्न है, दहेज रोधक अधिनियम बना था, ये कब बना था? तो याद रखिएगा, ये 1961 में बना था दहेज रोधक अधिनियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक सामाजिकरण है। प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? तो ये शुरुआती आयु से परिवार एवं मित्रों से सीखना ही प्राथमिक सामाजिकरण है। चलिए अगला प्रश्न है, परिवार संबंधों को मजबूत किया जा सकता है? तो ये आपसी मतभेदों को दूर करके मजबूत किया जा सकता है पारिवारिक संबंधों को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किसके अनुसार परिवार एक ग्रस्त समूह है जिसमें माता पिता और उनकी संतान साथ साथ रहती है? ये किसके अनुसार है या फिर किसने कहा है? तो ये लूसी मेयर ने कहा है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा गया था। लूसी मेयर के अनुसार परिवार एक ग्रस्त समूह है जिसमें माता पिता और उनकी संतान साथ साथ रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से है? तो यहाँ पर कर्वे के अनुसार भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से, यहाँ पर कर्वे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से एकल परिवार का एक गुण है। यहाँ पर आपको एकल परिवार का गुण बताना है। तो यहाँ पर व्यक्तित्व के विकास का अवसर, ये एकल परिवार का एक गुण है। चलिए अगला प्रश्न है, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर मानव का सामाजिकरण प्राणी होना, ये परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती, आश्रितों में शामिल है। तो यहाँ पर जो आश्रितों में शामिल होते हैं वो वृद्ध होते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं और बच्चे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के सामाजिकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वहाँ क्या है? तो वहाँ लाभ, बालक सामाजिक प्रत्याशों के अनुकूल समायोजन सीख लेता है छोटा बच्चा। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार इन्होंने परिवार को प्राथमिक समूह माना है और इसे मानव प्रकृति की नर्सरी या फिर पोशिका कहा है? किसके अनुसार? तो ये C.H. कूले के अनुसार कि इन्होंने परिवार को प्राथमिक समूह माना है और इसे मानव प्रकृति की नर्सरी कहा है, C.H. कूले ने। चलिए अगला प्रश्न है,
किसके अनुसार परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त या दत्तक बंधकों में संगठित है, जिसमें एक सामान्य संस्कृति का सृजन एवं पोषण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए एक साधारण दृष्टि की रचना करते हैं। ये किसके अनुसार या फिर किसने कहा? तो ये बर्गेस एवं लॉक के द्वारा कहा गया कि परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त या तद्दक बंधकों से बंधनों में संगठित है, जिसमें एक सामान्य संस्कृति का सृजन एवं पोषण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए एक साधारण दृष्टि की रचना करते हैं, बर्गेस एवं लॉक के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक जीवन का क्या आधार है? यहाँ पर सामाजिक जीवन का आधार बताना है तो अनुशासन, सहयोग, सहिष्णुता ये सामाजिक जीवन का आधार है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी परिवार को दर्शाया जाता है तो यहाँ पर पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जाता है किसी परिवार को। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, किसके अनुसार परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं तथा जो रक्त संबंधी सूत्रों से संबद्ध रहते हैं और स्थान हित व पारस्परिक कृतज्ञता के आधार पर एक होने की भावना रखते हैं? किसके अनुसार या फिर ये किसके द्वारा कहा गया? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये मजुमदार के द्वारा कहा गया। याद रखिएगा, मजुमदार के अनुसार परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं तथा जो रक्त संबंधी सूत्रों से संबद्ध रहते हैं और स्थान व पारस्परिक कृतज्ञता के आधार पर एक होने की भावना रखते हैं। किसके अनुसार? मजुमदार के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न है, समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? तो ये एकल परिवार और संयुक्त परिवार, इन दोनों परिवार में परिलक्षित होता है समरक्त संबंध का उदाहरण। तो यहाँ पर याद रखिएगा एकल और संयुक्त परिवार। चलिए अगला प्रश्न है, जिस विवाह में उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। याद रखिएगा, जहाँ पर उच्च जाति की स्त्री और निम्न जाति का पुरुष दोनों विवाह करते हैं तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये परिवार से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को जो समाजीकरण का पहला पाठ है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो परिवार से प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार परिवार एक सामाजिक समूह है जिसकी विशेषता सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग एवं प्रजनन है? इसमें वयस्क पुरुष और स्त्री जिनमें से कम 2 के मध्य समाज द्वारा वैध यौन संबंध होते हैं और एक या अधिक बच्चे स्वयं या दत्तक बच्चे सम्मिलित करते हैं। ये किसके अनुसार या फिर किसके द्वारा कहा गया? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जॉर्ज पीटर मुरडॉक के अनुसार परिवार एक सामाजिक समूह है जिसकी विशेषता सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग एवं प्रजनन है। इसमें वयस्क पुरुष और स्त्री जिनमें से कम 2 के मध्य समाज द्वारा वैध यौन संबंध होते हैं और एक या अधिक बच्चे स्वयं या दत्तक बच्चे सम्मिलित करते हैं। ये किसके अनुसार था? तो जॉर्ज पीटर मुरडॉक के अनुसार था। तो याद रखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी? अभी मैंने आपको बताया था कि सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला किसको कहा है? तो परिवार को कहा है। तो यहाँ पर भी सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा परिवार को दी है। तो यहाँ पर भी परिवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे कहते हैं, उस परिवार को क्या कहते हैं? इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का कारण क्या है? यहाँ पर एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का कारण बताना है। तो ये जनसंख्या, महंगाई और कलह की संभावना कम होती है एकल परिवार में, ये अधिक प्रचलित होने का कारण है एकल परिवार का। तो यहाँ पर जनसंख्या, महंगाई और कलह की संभावना ये अधिक प्रचलित होने का कारण है एकल परिवार का। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, जिस परिवार में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी हो वहाँ परिवार क्या कहलाता है? तो वहाँ परिवार बहुविवाह परिवार कहलाता है। याद रखिएगा, जिस परिवार में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी हो वहाँ परिवार बहुविवाह परिवार कहलाता है। परिवार निर्माण का दायित्व होता है किस पर होता है? परिवार निर्माण का दायित्व तो ये पति पत्नी का होता है परिवार निर्माण का दायित्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा,
संयुक्त परिवारों में कार्यकुशलता को किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये कार्य विभाजन द्वारा बनाया जाता है संयुक्त परिवार में कार्यकुशलता को। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संख्या के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर यदि संख्या के आधार पर पूछे तो परिवार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। इन तीनों परिवार के बारे में आपको पता होना चाहिए। संख्या के आधार पर परिवार 3 प्रकार के होते हैं, एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। चलिए अगला प्रश्न है, माता पिता और अभिभावकों की देखरेख करने के लिए संतानों को कौन सा कानून बाध्य करता है? यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, तो उसके लिए भी कानून बनाया गया है। तो उसी कानून की यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सा कानून बाध्य करता है अपने संतानों को माता पिता और अभिभावकों की देखरेख करने के लिए। तो ये करता है माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक देखरेख एवं कल्याण विधेयक 2007। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, एकांकी परिवार बनने के कारण, यहाँ पर जितने भी कारण है दोस्तों एकांकी परिवार बनने के, वो सभी कारण लेकर आया हूँ। तो इन सभी कारणों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 विकल्प आपको ऐसे दे देंगे जो एकांकी परिवार बनने के कारण है, और 1 विकल्प उसमें ऐसा रहेगा जो एकांकी परिवार बनने का कारण नहीं है। और प्रश्न में पूछा जाएगा कि कौन सा कारण एकांकी परिवार बनने का कारण नहीं है, और आपको वहाँ पर चुनना रहेगा राइट आंसर। तो आपको यदि पता होगा कि कौन कौन से कारण हैं तो आप उसका आंसर सही करके आ जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी कारण हैं उनको ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यदि एक बार इनको पढ़ना है तो हमारे ऐप्स के माध्यम से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार और जब भी आपको फ्री टाइम मिले, जब भी आप फ्री रहें, तब पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर एकांकी परिवार के जो कारण है वो इस प्रकार है, जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक बदलाव, अर्थ की प्रधानता, रोजगार और व्यवसाय के लिए प्रव्रजन, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन, स्वतंत्र रहने की इच्छा और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। ये 7 कारण है दोस्तों एकांकी परिवार बनने के। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक बदलाव, अर्थ की प्रधानता, रोजगार और व्यवसाय के लिए प्रव्रजन, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन, स्वतंत्र रहने की इच्छा और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। ये 7 कारण है दोस्तों एकांकी परिवार बनने के। तो इन 7 कारणों को आपको पता होना चाहिए। चलिए संयुक्त परिवार के प्रमुख लक्षण के बारे में मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से लक्षण हैं संयुक्त परिवार के। इसमें जितने भी लक्षण है दोस्तों प्रमुख, उन सभी को लिया गया है। तो यहाँ पर इन सभी लक्षणों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। संयुक्त समिति, साझा निवास स्थान, सहकारी संगठन, पारस्परिक अधिकार एवं दायित्व, सदस्यों में एक निश्चित संस्करण, तुलनात्मक स्थायित्व, साझा धर्म, उत्पादक इकाई और विशाल आकार। ये सभी दोस्तों संयुक्त परिवार के प्रमुख लक्षण हैं। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ उन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये संयुक्त परिवार के प्रमुख लक्षण थे जो कि 9 प्रकार के होते हैं। इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार के गुण। यहाँ पर जितने भी गुण हैं संयुक्त परिवार के वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जितने भी गुण मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। आर्थिक उन्नति को निश्चित करती है, समाजवाद, विश्राम के लिए अवसर, सामाजिक गुण, श्रम विभाजन, बचत, सामाजिक बीमा और भूखंड को रोकता है। ये सभी संयुक्त परिवार के गुण हैं और इन सभी को आपको याद कर लेना है। 8 प्रकार के गुण मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी को आपको याद कर लेना है। जहाँ पर गुण की बात होती है वहाँ पर दोष की बात भी होती है। तो यहाँ पर संयुक्त परिवार के दोष आपको यहाँ पर दिखेंगे। निकम्मों का घर हो जाता है संयुक्त परिवार में, व्यक्तित्व के विकास में बाधक होता है, मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है संयुक्त परिवार में, झगड़ों को उत्पन्न करती है क्योंकि जो संयुक्त परिवार होता है उसमें काफ़ी लोग होते हैं तो इससे क्या होता है झगड़े भी होते हैं। एकांत का अभाव होता है ज़्यादा व्यक्ति होने के कारण, अनियंत्रित प्रजनन हो जाता है, कुशलता एवं गतिशीलता में बाधक हो जाता है, स्त्रियों की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी है संयुक्त परिवार और सामाजिक समस्याओं को प्रोत्साहन। ये सभी संयुक्त परिवार के दोष है या फिर अवगुण भी कह सकते हैं। तो इन सभी 9 अवगुण को आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि जहाँ पर गुण पाए जाते हैं वहाँ पर अवगुण या फिर दोष भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी दोस्तों मैंने आपको बताया है एकांकी परिवार बनने के कारण, संयुक्त परिवार के प्रमुख लक्षण, संयुक्त परिवार के गुण, संयुक्त परिवार के दोष, इन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि इसमें से प्रश्न बनते हैं सीटेट एग्जाम में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार को संपत्ति के अधिकार की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रश्न में पूछा गया है
संयुक्त परिवार को संपत्ति के अधिकार की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से 2 भाग हैं? मिताक्षरा का नियम और दाय भाग का नियम, ये 2 भाग होते हैं संपत्ति के अधिकार की दृष्टि से। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो विज्ञानेश्वर थे दोस्तों मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक। मातृसत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मातृसत्तात्मक परिवार भारत में असम की खासी और गारो जनजातियों में पाए जाते हैं मातृसत्तात्मक परिवार। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है हमारा, अधिकार या फिर उत्तराधिकार के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ पर देखिए प्रश्न को आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई प्रकार के आधारों पर बांटा गया है। उन सभी आधारों को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो आपको अच्छे से प्रश्न को सुनना है, उसके बाद आपको माइंड में बिठाना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है अधिकार या फिर उत्तराधिकार के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ भी 2 भागों में बांटा गया है, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। याद रखिएगा, उत्तराधिकार के आधार पर बांटा गया है परिवार को 2 भागों में, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, ऐसा परिवार जिसकी सत्ता या पूरे अधिकार वरिष्ठ पुरुष या फिर पिता के हाथों में हो, कौन सा परिवार कहलाता है? तो यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है, जिसमें पिता के हाथों में होता है सारी जो सत्ता होती है वो किसके हाथों में होती है? पिता के हाथों में होती है। और जहाँ पर माता के हाथों में जो पूरी सत्ता होती है उसे मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। ऐसा परिवार जिसकी सत्ता या पूरे अधिकार वरिष्ठ महिला या फिर माता के हाथों में हो, कौन सा परिवार कहलाता है? तो वो मातृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। किसने परिवार का प्रारंभिक रूप मातृसत्तात्मक माना है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ही पूछा जाता है, किसने परिवार का प्रारंभिक रूप मातृसत्तात्मक माना है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये माना है ब्रीफाल्ट व बेचाफेन ने। याद रखिएगा, ब्रीफाल्ट व बेचाफेन ने परिवार का प्रारंभिक रूप मातृसत्तात्मक माना है। चलिए अगला प्रश्न है, वह प्रणाली कौन सी है जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है? वो कौन सी प्रणाली है? तो वो पितृसत्तात्मक प्रणाली है, जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है और उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, पितृसत्तात्मक प्रणाली में। चलिए अगला प्रश्न है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया? तो ये किया था हेनरी मेन ने। याद रखिएगा, पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन हेनरी मेन द्वारा किया गया। किसके अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप मातृसत्तात्मक था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा टाइलर। टाइलर के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप मातृसत्तात्मक था। तो याद रखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निवास के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। निवास के आधार पर पूछा गया है परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 6 भागों में बांटा गया है निवास के आधार पर। अब कौन कौन से 6 भाग हैं? पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार, नवस्थानीय परिवार, मात्र पितृस्थानीय परिवार, मामा या फिर मातुल स्थानीय परिवार और उभय द्विस्थानीय परिवार। ये 6 भागों में बांटा गया है निवास के आधार पर। याद रखिएगा, निवास के आधार पर परिवार को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार, नवस्थानीय परिवार, मात्र पितृस्थानीय परिवार, मामा या फिर मातुल स्थानीय परिवार और उभय या फिर द्विस्थानीय परिवार। ये 6 भागों में बांटा गया है निवास के आधार पर। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है, कौन कौन से 6 भाग है उसके बारे में आपको बता चुका हूं। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, वंश के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि निवास के आधार पर परिवार को 6 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि वंश के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग है? पितृवंशी परिवार, मातृवंशी परिवार, उभयवादी परिवार और द्विनामी परिवार। ये 4 परिवार है दोस्तों वंश के आधार पर। तो इन चारों परिवार को आपको अच्छे से याद कर लेना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, विवाह के आधार पर परिवार को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ पर आपका मैं रिवीजन भी कराता चलूंगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूछा था निवास के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। उसके बाद आपसे पूछा गया कि वंश के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है परिवार को, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से उसके बारे में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है विवाह के आधार पर परिवार को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है विवाह के आधार पर। कौन कौन से? एक विवाह या फिर एक पत्नी परिवार या फिर बहुविवाही परिवार। ये 2 परिवार में बांटा गया है विवाह के आधार पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और दोनों को ही आपको अच्छे से याद कर लेना है, उसके बाद ही आपको आगे की ओर बढ़ना है, आगे के प्रश्न पर बढ़ना है। यहाँ पर अगला प्रश्न है,
लिंटन के अनुसार परिवार कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर लिंटन के अनुसार बताना है। एक बार फिर आपको रिवीजन करा देता हूँ। प्रश्न में पूछा गया था, निवास के आधार पर परिवार को 6 भागों में बांटा गया है, वंश के आधार पर परिवार को 4 भागों में बांटा गया है, और हाल ही में पूछा गया प्रश्न था कि विवाह के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो 2 भागों में बांटा गया है। और अब यहाँ पर पूछा गया है लिंटन के अनुसार परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार, ये 2 प्रकार के परिवार होते हैं लिंटन के अनुसार। तो यहाँ पर याद रखिएगा, परिवार का मनोवैज्ञानिक वातावरण बालक की मानसिक क्षमताओं को दृढ़ करने के लिए कब तक परमा आवश्यक है? तो ये 5 से 6 वर्षों तक परमा आवश्यक है। परिवार का मनोवैज्ञानिक वातावरण बालक की मानसिक क्षमताओं को दृढ़ करने के लिए, तो याद रखिएगा 5 से 6 वर्षों तक। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, एक ही रक्त से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के समूह को कौन सा परिवार कहते हैं? तो उसे समरक्त परिवार कहते हैं, जिसमें एक ही रक्त से संबंध रखने वाले व्यक्ति का समूह होता है, उसे समरक्त परिवार कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासी सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो यहाँ पर फ्रेजर है दोस्तों, याद रखिएगा फ्रेजर परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासी सिद्धांत का समर्थक है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार का वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है होता है, तो वो है मिताक्षरा का नियम, जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। वह कौन सा नियम होता है? मिताक्षरा का नियम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, परिवार की उत्पत्ति के एक विवाहित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर स्पेंसर, यहाँ पर राइट आंसर होगा स्पेंसर परिवार की उत्पत्ति के एक विवाहित सिद्धांत के प्रतिपादक है। विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर विद्यालय को बचपन का घर मॉन्टेसरी द्वारा कहा गया। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यहाँ किसने कहा? तो ये पेस्टालोजी ने कहा। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यहाँ पेस्टालोजी द्वारा कहा है। चलिए अगला प्रश्न है, परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? तो यहाँ पर संयुक्त परिवार का था। परंपरागत हिंदू परिवार का जो स्वरूप था वो संयुक्त परिवार का था। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जन्म का परिवार कहते हैं। याद रखिएगा, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे जन्म का परिवार कहते हैं। परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो यहाँ पर वेस्टरमार्क और लुईस मॉर्गन, याद रखिएगा वेस्टरमार्क और लुईस मॉर्गन ये परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला परिवार क्या कहलाता है? तो ये बहुपति परिवार कहलाता है। एक पति के एक से अधिक पति वाला परिवार बहुपति परिवार कहलाता है। समाज में बालक का सम्मान उसकी किस परंपरा के आधार पर होता है? तो ये पारिवारिक परंपरा के आधार पर होता है समाज में बालक का सम्मान, याद रखिएगा। यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कीजिए। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ कथन प्लेटो का। याद रखिएगा, यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कीजिए। यह कथन प्लेटो का है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन किसका है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर यहाँ कथन मेजनी का है। याद रखिएगा, यहाँ कथन किसका है? मेजनी का है कि बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। चलिए अगला प्रश्न है, सामूहिक प्रतिनिधान या चेतना के आधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में किस विद्वान ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो ये दुर्खिम ने किया है। याद रखिएगा, सामूहिक प्रतिनिधान या चेतना के आधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में दुर्खिम ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला और लास्ट प्रश्न है, मैंने आपको बताया था आपको यहाँ पर 75 प्रश्न मिलेंगे और यहाँ पर लास्ट प्रश्न है हमारा ये, किसने कहा मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? तो ये अरस्तु ने कहा है। याद रखिएगा, अरस्तु द्वारा कहा गया है कि मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है। तो यहीं पर हमारे जो 75 प्रश्न थे पर्यावरण अध्ययन के, जिसमें परिवार और मित्र से संबंधित प्रश्न लिए गए थे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि यहाँ पर पता चल सके कि हाँ इस वीडियो की ज़्यादा रिकमेंडेशन है और मैं इस पर और आगे वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। यहाँ पर इसकी PDF चाहिए, आप इसको पढ़ना चाहते हैं एक बार और, तो आप हमारे
ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्री में इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।